हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है? आज हम लोग एक नए चैनल पे एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। हम लोग का एक चैनल और है इसके पहले जो उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस का नाम से चलता है और उसमें आपका एकेडमिक क्लासेस भी है और जिससे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th ये सब क्लासेस उस पे चलती हैं और इस पे आपका केवल तैयारी बेस पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, ठीक है? और उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलेंगे, ठीक? और जिसमें आपको मंगल सर हिंदी पढ़ाएँगे और मैथ और रीजनिंग मैं पढ़ाऊँगा। मंगल सर आपको जीएस का पोर्शन भी हल करवाएँगे, प्रैक्टिस के तौर पे जितना हम लोग पढ़ाएँगे उसकी प्रैक्टिस भी लाते रहेंगे, ठीक है? तो आप लोग को अगर यदि वीडियो अच्छा लगे, लगता है कि आपका इससे भला हो सकता है, आप इससे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, तभी आप चैनल को देखिएगा, अन्यथा अपने टाइम को वेस्ट ना करिएगा। लेकिन एक बार अवश्य वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे-कैसे चलती हैं। हम लोग का ऑफलाइन बैच भी चलता है, उसमें सारी चीज़ें सारे बच्चे हम लोग को जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार से अध्यापन करते हैं, ठीक है? कैसे हम लोग पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज़ें हमारे जो ऑफ़लाइन के बच्चे हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है? तो आप लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे, तो हम लोग भी शुरुआत कर रहे हैं एक नई पहल के साथ, एक नए चैनल के साथ, तो आप लोग का सहयोग चाहिए। अगर सहयोग रहेगा हम दोनों लोग का, तो एक कहीं न कहीं एक नया मुकाम हासिल होगा और हम लोग करके भी रहेंगे। अगर आपका मकसद है नौकरी पाना, तो हमारा भी यही मकसद है, नौकरी को देना। उसमें थोड़ा-सा भी हेल्प मिल जाए क्योंकि उसमें सारा मेहनत आपका खेल है। हम तो अपना टॉपिक बताते हुए चले जाएँगे, उसमें प्रैक्टिस से लेकर हर एक चीज़ आपको करना है। बस मैं एक तरीका बताऊँगा, एक वे बताऊँगा और एक अध्यापक का कर्तव्य होता है, बस वो आपको क्या करता है, एक रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाता है, वो चलना आपको खुद ही पड़ेगा। तो मैं आपको तरीका दिखाऊँगा, तरीके बताऊँगा कि चीज़ें कैसे-कैसे करना है। आप उस तरीकों को फ़ॉलो करके आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा भी योगदान रहेगा तो मैं बड़ा भाग्यशाली अपने आप को समझूँगा। तो चलिए ज़्यादा देर बात ना करते हुए मैं अपना परिचय दे दूँ। तो मेरा नाम अविनाश चौहान है। मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास लेकर आऊँगा। प्रतिदिन आपकी जो दोनों क्लास मिलती जाएँगी, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। तो आज सिर्फ मैथ की क्लास रहेगी और शुरुआत करते हैं कल से हम लोग मैथ और रीजनिंग के साथ, ठीक है? तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि चीज़ कैसे होती है, कैसे मैथ पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है मैथ, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग ज़ीरो से हाई लेवल तक जाएँगे, ठीक है? जो एकदम मध्यम वर्ग का बच्चा होगा, जो एकदम मैथ जानता ही नहीं होगा, वो भी अपने साथ जुड़ेगा, वो भी मैथ सीख लेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा आज का नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम बड़ा लंबा टॉपिक है बच्चे, तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए जाना है, ठीक है? तो नंबर सिस्टम को हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, तो देखिएगा। तो हम लोग का टॉपिक है क्या? नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग पार्ट वाइज़ पढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, ठीक है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? इसको कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है? इसको हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति क्या होती है, इसको भी जान जाइए आप लोग। तो संख्या पद्धति का मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी संख्याएँ हैं, उसके बारे में जानना ही संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति का मतलब हुआ जो भी आपकी संख्याएँ हैं, जैसे आपका रियल नंबर हुआ, काल्पनिक संख्या हुआ, वास्तविक संख्या हुआ, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सारे इसी के अंतर्गत आएँगे, ठीक है? तो इन्हीं सभी के बारे में हम लोग को जानना और इन्हीं सबसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले इसकी जानकारी हम लोग लेंगे क्या? बेसिक जानकारी। जब तक बेसिक जानकारी नहीं रहेगी ना, तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग का सहमति हो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, नंबर सिस्टम को हम 2 भागों में बाँट सकते हैं, ठीक? नंबर सिस्टम को हम लोग 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक हम भाग का नाम देते हैं क्या? रियल नंबर, रियल नंबर, जिसको हम लोग नाम देते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या।
एक है आपका इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग नाम देते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को न पढ़कर हम लोग को इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो बात करते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या क्या होती है, क्या क्या इसके प्रॉपर्टी होती है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। या आप यूं कह सकते हैं अपनी दूसरी भाषा में कि जिसका हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं उसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे समझ लीजिएगा आप लोग परिभाषा को भी परिभाषित करते हुए चलेगा, लिखते हुए चलेगा स्टेप बाय स्टेप। जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। नोट्स को बनाइए, अपने सिलेबस को पूरा करिए। आपका जिस दिन सिलेबस पूरा हो जाएगा उस दिन एक अलग फीलिंग आएगी कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को पूरा करेगा। हिंदी का आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी का नोट्स बनाइए, जीएस पढ़ रहे हैं जीएस का नोट्स बनाइए, मैथ पढ़ रहे हैं मैथ का नोट्स बनाइए। और मैथ केवल एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है आपको कि हम यूपी पुलिस के लिए अलग मैथ पढ़ें, एसएससी जीडी के लिए अलग मैथ पढ़े, एसएससी के लिए अलग पढ़े मैथ, और रेलवे के लिए अलग मैथ पढ़े। जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ वो आपके सभी एग्जामों को देखते हुए सभी एग्जाम इसमें सफिशिएंट रहेंगे, आपके सभी एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे वह एसएससी जीडी हो, चाहे वह आपका रेलवे हो, चाहे वो आपका टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो। तो हम लोग एक लेवल से, जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चन को दिखाएंगे कौन कौन से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दिखाते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर नहीं नहीं लिखा जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि आ, कड़ी में -4, कड़ी में -5, कड़ी में -1, ये सारी संख्याएं जो कड़ी में होंगी, जो माइनस में होंगी कड़ी में, वे आपकी सभी कौन सी संख्या होंगी, काल्पनिक संख्या होंगी। बात समझ में आई कि नहीं, वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्या होंगी, ये समझेंगे हम लोग। अच्छा, इसको किससे दिखाते हैं, आयोटा यानी आई से दिखाते हैं। और आई बराबर क्या होता है, इसको आई को हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं भाई, आयोटा। ठीक है, इसको आई से दिखाते हैं। तो आई का मान एक होता है, क्या होता है उसका मान, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका मान होता है माइनस कड़ी में -1 होता है, कड़ी में क्या -1 होता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसको आयोटा नाम देते हैं। ठीक है, जैसे हम ही कह दें आपको कि कड़ी में -4 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे सर 2 होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो नहीं होगा, आपका इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। अगर निकालना भी चाहेंगे तो कुछ संख्या इसमें देखिए कैसे निकालेंगे आप, 4 गुणे -1 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 गुणे -1 लिख सकते हैं ना। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और लेकिन ये -1 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा आपका, -1 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो इसे ही कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। और इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है भाई कि कड़ी में -4 गुणे कड़ी में -4 का मान बताइए। हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, एक ऑप्शन दे देते हैं 4, बी ऑप्शन देते हैं +-4, सी ऑप्शन देते हैं आपको -4, और डी ऑप्शन देते हैं नन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यह पूछा नहीं गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। बस आपको समझना है। ठीक है, बस समझना है कि चीज़ें कैसे कैसे बदलती हैं। ठीक, देखिएगा, देखिए यहाँ पर यदि करते हैं आप, हमने अभी बताया क्या, आप इसको लिख सकते हैं -4 गुणे -1, मतलब 4 गुणे -1 लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं कड़ी में 4 गुणे -1 लिख सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, लेकिन इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल, ये कड़ी में एक तो रहेगा ही रहेगा, गुणे 4 का वर्गमूल 2 हो गया, लेकिन इसका मान ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, -1 में रहेगा। अच्छा मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा समझिएगा। अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, समझिएगा, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि आई स्क्वायर बराबर कड़ी में -1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो माइनस, देखिए आई का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा माइनस, वो भी क्या हो जाएगा -1, कड़ी हट जाएगी ना, रूट हट जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान कितना हो गया, -1 हो गया। अगर इसको प्लस में करना चाहते हैं तो आपको पुनः क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। और आपको पता है कि किसी संख्या का माइनस नेगेटिव नंबर का वर्ग करते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, प्लस में हो जाता है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, इसका मान प्लस हो जाएगा, यानी आई के पावर 4 का मान क्या हो गया, प्लस हो गया। आई के पावर 4 का मान क्या आ गया, प्लस एक आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक चीज कि देखिए आई, देखिए इसको लिख सकते हैं आप पुनः, इसको पुनः लिख सकते हैं, बताइएगा, इसको पुनः लिख सकते हैं, यहाँ पर पुनः लिखा जा सकता है 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं, बताइए कड़ी में -1 का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर कि आई होता है, कहेंगे ना, तो ये हमने भी लिख दिया। चलिए आपने कहा आई तो मैंने लिख दिया आई। अब इसके आगे मत जाइएगा, इसके आगे और भी होता है, ठीक है, आई लव, छोड़िए जान दीजिए। देखिए अब देखिए ये 4 तो है, ये आपका 4 को, ये 4 का वर्गमूल 2 होगा ना, 2 है। अब देखिएगा इसका मान तो 2 हो गया, यहाँ पे दिया। देखिए इसका मान क्या होता है, करीब -1 का मान क्या होता है, क्या होता है, आई होता है। अभी मैंने आपको बताया आई का मान क्या होता है, करीब -1 होता है। तो यहाँ पे आई हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए 4 लिख सकते हैं। लेकिन जब आई स्क्वायर करेंगे ना, आई का गुणा आई में कराएंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर हो गया तो बताइएगा 4 गुणे आई स्क्वायर का मान मैंने अभी बताया आपको। देखिए आई स्क्वायर का मान, आई स्क्वायर का मान भाई देखिएगा, आई स्क्वायर का यहाँ पे गौर करिएगा थोड़ा, आई स्क्वायर का मान क्या है, -1 है। तो -1 मैंने गुणा कराया तो कितना आ गया आपका, -4 आ गया। तो भाई इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी। न कि आप इसको माइनस माइनस का प्लस करा दिए, चाचों का 16 कर दिए और हो गया वर्गमूल 16 का 4 हो गया। ऐसा कतई नहीं करिएगा, ठीक है। आपका क्या आएगा, -4 आएगा, -4 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं, कर लेंगे। चलिए जब कर लेंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर पे, ठीक है। नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अब देखिएगा, हम लोग रियल नंबर को पढ़ते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या, कि इसको आप रियल नंबर की परिभाषा देंगे तो रियल नंबर के अंतर्गत काल्पनिक संख्या को छोड़कर सारी संख्याएं आती हैं रियल नंबर के अंतर्गत। काल्पनिक संख्या को छोड़कर सारी संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो समझिएगा रियल नंबर यह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। तो आप इसको नाम दे सकते हैं क्या, जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रियल नंबर कहते हैं। लेकिन आपके दिमाग में फिर एक आएगा, सर इसके अंतर्गत तो सारी संख्याएं होती हैं। हाँ होती हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाई, आप लिख सकते हैं क्या, कि सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 0.5, बताइए। यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 सही 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। हाँ लिख सकते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ दिखा होगा क्या, कि एक डेसिमल में भी दिख रहा है और एक फ्रैक्शन में भी दिख रहा है और एक पूर्ण संख्या भी दिख रही है। तो इसको हम लोग कई भागों में बांटेंगे, रियल नंबर को कई भागों में बांटेंगे, क्योंकि इसी के सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो हम लोग रियल नंबर को बांटते हैं क्या, कि रियल नंबर के 2 भाग में बांट देते हैं। रियल नंबर को 2 भाग में बांटते हैं, तो समझिएगा रियल नंबर को 2 भाग में कैसे बांटेंगे। एक भाग होगा आपका इंटीजर, एक भाग होगा आपका इंटीजर यानी पूर्णांक, और दूसरा भाग होगा क्या, डेसिमल। दूसरा भाग है क्या, डेसिमल। अब इसका मिस होता है क्या, दशमलव, ये दशमलव। अब समझिएगा यहाँ पर देखिएगा कि पूर्णांक को पढ़ने से पहले हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्णांक को पढ़ने से पहले हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर ले होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो डेसिमल इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, डेसिमल को समझिएगा। डेसिमल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
आप कहेंगे कौन कौन से सर? तो देखिएगा डेसिमल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला को हम लिख सकते हैं क्या, टर्मिनेटिंग, जिसको हम कहते हैं शांत। शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल लगा लीजिएगा आप क्योंकि ये डेसिमल का ही पार्ट है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, अशांत, अशांत पढ़े होंगे, ठीक है। शांत और अशांत, ठीक। अब शांत क्या होता है, अगर आप कोई संख्या लेते हैं, अगर इसको डिवाइड करते हैं, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो शांत है। क्या है, शांत। आप अपने भाषा में भी समझ सकते हैं, जो शांत होगा मतलब कि एकदम से पूरा शांत हो जाएगा, 1.0.5, 0.1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं संख्या के बाद वो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। डेसिमल के बाद कई संख्या के बाद या 4 5 6 7 8 9 अंकों के बाद भी विभाजित हो जाता है, तो उसको टर्मिनेटिंग के अंतर्गत ही रखेंगे, ठीक है। 0.3 5 4, 0 या 8.563, ये कट जाएगा पूरा पूरा, या 5 भी कर सकते हैं। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो टर्मिनेटिंग है, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ रहे, नहीं टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कि कट नहीं रहा है पूरा पूरा। अब समझिएगा, इसको दो भागों में बांटते हैं। इसको दो भागों में बांटने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, कि देखिएगा दो भागों में अभी नहीं बांटेंगे, बाद में बांटेंगे, पहले इसको समझ लीजिए इसके अंतर्गत कैसी कैसी संख्याएं बनती हैं। अगर हम फास्ट बोल रहे हो तो थोड़ा बताइएगा, कि हम उसको स्लो कर देंगे अपनी स्पीड को, ठीक है। देखिए 0.333 डॉट डॉट डॉट, 0.353535 डॉट डॉट डॉट। एक चीज़ और देखने को मिलेगा आपको, 0.101010101010 डॉट डॉट डॉट। ये जो डॉट डॉट दिखा रहा है क्या, कि ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, इसकी कोई लिमिट नहीं होगा, ये कटेगा ही नहीं। तो इसे किसके अंतर्गत रखा गया है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब समझिएगा ये इसको, कि इसको यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 3 डॉट डॉट डॉट। बताइए इसमें 5 3 का मतलब समझ में आ रहा है, कि कोई संख्या रिपीट करिए, कोई संख्या नहीं रिपीट करिए। अच्छा, इसमें दो चीज आपको दिखा होगा, समझिएगा इसमें दो चीज दिखा होगा, एक ठो रिपीटिंग, एक ठो नॉन रिपीटिंग। देखिए, एक रिपीटिंग दिखा होगा, कोई संख्या रिपीट कर रही होगी बार बार, एक तो नहीं रिपीट कर रहा होगा। तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से, एक रिपीटिंग होगा, एक नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। एक रिपीटिंग होगा, इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं, क्या, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। आप ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये डेसिमल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, रिपीटिंग को हम लोग एक और नाम देते हैं, रिपीटिंग को हम लोग एक और नाम देते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, रिपीटिंग को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं, उसको कई लोग रिक्यूरिंग नंबर भी बोलते हैं। तो रिकरिंग नंबर हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, बट इसके बारे में जान लेते हैं क्या, कि अगर ये 0.33 है, डॉट डॉट ये दिखा दिया, तो इसको लिखा जा सकता है 0.3 पर बार। ये बार ये दिखाता है कि ये संख्या बार बार आएगी, दोहराया होगा इसकी, इसको पुनरावृत्ति या आवर्ती भी संख्या कहते हैं, ठीक है। या 1.325555 ऐसे करने लगा संख्या, तो समझिएगा कि 1.325 पर बार होगा। तो कोई संख्या रिपीट करेगा इसमें, तो वो रिपीटिंग के अंतर्गत, चाहे 2 अंक के बाद रिपीट करे, चाहे 4 अंक के बाद रिपीट करे डेसिमल के बाद, या 5 अंक के बाद रिपीट करे, लेकिन रिपीट कर रहा है ना, तो रिपीटिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। वो किसके अंतर्गत आएगा, रिपीटिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक। अब समझिएगा, यह नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जो संख्या रिपीट ही नहीं कर रही है। रिपीटिंग नहीं कर रही है का मतलब क्या है, देखिएगा, ये 0.1010101010101010 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आपका नॉन रिपीटिंग है। अब हम लिख सकते हैं क्या, 0.123 डॉट डॉट डॉट। पता चल रहा है क्या 1 2 3 का मतलब, जैसे हमने कोई एक बार संख्या दिखा दी है, जैसे मैं यहीं पे कर दूं 0.3, 0.6 कर दे, 6 कर दे, 6 6 डॉट डॉट। तो इससे आपको ये पता चला कि एक बार 6 आया तो दूसरी बार भी 6 आएगा, तो इससे पता चलेगा कि तीसरी बार भी 6, चौथी बार भी 6 आएगा, पांचवी बार भी 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा,
1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक, और यहीं से आपकी उत्पत्ति होती है किसकी? अपरिमेय संख्या की। यहीं से उत्पत्ति होती है आपकी अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम p अपान q के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है आप लोग को? चलिएगा, तो जिसे हम संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा का बात यहाँ पे नहीं है, बात है यहाँ पे किसकी? कि जिसे हम p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते, p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तो ये भी सब है। तो जैसे में आप लिखना चाहें तो जैसे में लिख सकते हैं मेरे भाई कि 0.10101010 1 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। मैं आपको दिखाऊंगा कि चीजें कैसे कैसे बनी हुई हैं। कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, सारी चीज़ों में पूछा गया है। आपको मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जब इस पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो मैं थियरी आपको बता रहा हूँ, जब इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ पूछी गई हैं। ठीक है, अब समझिएगा, या कड़ी में 3, कड़ी में 5, या पाई, या ई इलेक्ट्रॉन, या जी जो गुरुत्वीय होता है, ग्रेविटी होता है जो मान जी का मान होता है 9.8, वो अप्रॉक्स होता है। और जो पाई का मान है 22/7, वो अप्रॉक्स है। लेकिन इनके जो मान होंगे, इलेक्ट्रॉन, जी, पाई, कैपिटल जी, इन सब के जो मान होते हैं भैया, वो क्या होते हैं? आपके परिमेय होते हैं। लेकिन इनके जो ये इंडिकेट कर रहे हैं, सब डिनोट करने के लिए दिखाए जाते हैं, जो दिखाया जाता है चर, तो वो आपका क्या है? आपका अपरिमेय। जैसे ई है तो अपरिमेय है, लेकिन इसके मान क्या है? परिमेय में है। बात को समझिएगा। और जी भी क्या है? अपरिमेय, लेकिन इसका जो मान है परिमेय है। ठीक है, पाई क्या है? अपरिमेय, इसका मान जो 22/7 है, 3.14 जो होता है, वो क्या होता है? परिमेय होता है। ठीक है, लेकिन यह अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद जितनी भी संख्याएं पढ़ेंगे ना आप, इसके बाद यहाँ से लेकर इतनी, इसके बाद जितनी भी संख्याएं पढ़ेंगे, वो सारी की सारी, चाहे आपकी परिमेय हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे आपका सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, सारे के सारे क्या होंगे? आपके परिमेय संख्या होंगे। बस इसको छोड़कर। ठीक है, तो इतना हो गया होगा, तो इतना नोट कर लीजिए। और ये जो रिपीटिंग नंबर है, ये इसको रिकरिंग नंबर भी कहते हैं। इसका एक अलग क्लास लेंगे हम आप लोग का। इसमें आपको बारी बारी सारी चीजें बताएंगे कि 0.3 पर बार प्लस 0.56 3 पर बार है, ये 2 अंक पे बार है, यहाँ 1 अंक पे बार है। तो इसको कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे हम, तो इसका भाई तरीका हम बताएंगे आपको। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को पूरा पूरा देखना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी आप लोग को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, तब आप समझेंगे कि क्या चीज़ है मैथ। ठीक, आपको कई टॉपिक आपको न्यू न्यू मिलेंगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंटीजर पढ़ रहे थे हम लोग ना, इंटीजर। डेसिमल तो हमने पढ़ा दिया आपको। इंटीजर, डेसिमल में और भी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग उसको अलग एक क्लास लेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इंटीजर, इंटीजर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीजर, आज तो ये थियरी क्लास रहेगी बस खाली इंटीजर, और थियरी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसको कल के क्लास में ही हम लोग पार्ट वाइज इसको पढ़ते रहेंगे, और उसको अलग क्लास में इसको देखेंगे, और भी इसकी क्लासेस बनेंगी। ठीक है, इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक को कैसे हम लोग समझेंगे? समझिएगा, पूर्णांक को आप लोग ये परिभाषा देते हैं आप लोग कि जो प्लस में हो और जो माइनस में हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। चलिए, आपकी ये परिभाषा भी सही है, हम ये नहीं कह सकते कि परिभाषा गलत है। आप लोगों ने ये पढ़ा है तो ये भी सही है। लेकिन अब आप एक परिभाषा नोट करिएगा अपने कॉपी में, उसको ध्यान रखिएगा कि आपकी इंटीजर की एक और परिभाषा होती है जो कि इस प्रकार है। समझिएगा कि जिस संख्या को p अपान क्यू के रूप में लिखते हैं। अब कहेंगे सर
ये तो परिमेय संख्या की परिभाषा बता रहे हैं। अरे भाई आगे भी देखिए, सस्पेंस है आगे, देखिए। ठीक है, जहां q इक्वल टू 1 हो, ठीक है, उसे उसे पद में नहीं, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक लिखने जा रहे थे, पद में आ गया, ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? देखिएगा, जैसे आपका एक है, इसका इंटीजर यानी जो q है, जैसे p अपन q आपने लिखा, तो q इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। यह आधा होगा, ना तिहाई होगा, ना डेसिमल होगा, ये पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, आप दूसरी परिभाषा दे सकते हैं जो आपने बताया। एक और हमने हमने इसको संधि विच्छेद के हिसाब से समझ लेते हैं, जो बच्चों को समझाया जाता है उसको समझने के लिए। समझिएगा, जैसे मैं कह दूं कि पूर्णांक का संधि विच्छेद करिए, तो कहा आपने ठीक है सर, पूर्ण धन अंक। आप लोग अच्छे से जानते होंगे पूर्णांक का संधि विच्छेद पूर्ण धन अंक। तो पूर्णांक हो गया, तो पूर्ण का मतलब अपने आप में क्या हो, आधा तिहाई न हो, फ्रैक्शन में न हो, तो ये क्या है आपका पूर्ण हो गया। अब अंक मतलब कोई अंक, तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या अपने आप में पूर्ण हो वो क्या होती है, पूर्णांक होती है। आधा तिहाई फ्रैक्शन डेसिमल में ना हो, वो पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो इसको एक और नाम दे सकते हैं, दूसरी परिभाषा को भी देख सकते हैं। दूसरी परिभाषा का मतलब ये हुआ कि जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए, ऐसे पूर्णांक लिखेगा। ऐसे पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब ऐसे पूर्णांक जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए, मतलब कि डेसिमल में ना हो उसमें। आप कहेंगे सर तो आप तो अभी इसमें बताए थे, किसमें, कि वास्तविक संख्या में, रियल नंबर में बताया था आपने कि जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए वो वास्तविक संख्या है। लेकिन आपने ये भी बता दिया, तो उसमें क्या बताया था मैं कि देखिएगा, इसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ पे देखिए, मैंने ये बताया था कि इसमें और भी संख्याएं होती हैं, 0.5, 1.5, कड़ी में 3, कड़ी में 5, सारी संख्या इसके अंतर्गत आ जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसमें केवल अंक होंगे जो पूर्ण होंगे, वही अंक। तो लिख सकते हैं ऐसे पूर्णांक, लिख सकते हैं ऐसे पूर्णांक जिसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो हम यहाँ पे निरूपित कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, निरूपित कर लेते हैं यहाँ पर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये सब है। तो इसको नाम भी दिया जाता है, कई नाम से लोग जानते भी हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। इसको नाम देता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। इसमें दो भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं इंटीजर। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव मतलब ऋणात्मक इंटीजर। एक होता है जीरो इंटीजर, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक सॉरी, धनात्मक ये नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। यहां से ये क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक पूर्णांक। इसको शून्य पूर्णांक भी कहते हैं, और शून्य बड़ा खतरनाक होता है भैया। शून्य पूर्णांक भी कहते हैं, शून्य पूर्णांक। ठीक है, शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। चलिएगा, इसको शून्य पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कि चीजें क्या क्या है। अब यहीं से आपकी उत्पत्ति होती है परिमेय संख्या की, तो इसको हम फिर से पुनः बना लेते हैं। समझिएगा, इसको पुनः बना लेते हैं। यहाँ पर ये कीड़े मकोड़े बड़ा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जानते ही हैं कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर को, यहाँ -1 -2 -3 -4। समझिएगा, यहाँ पर क्या
कि यहाँ से जो यहाँ तक अंक होगा इसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो इसकी परिभाषा दे सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या, प्रयोग होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक है, और समझिएगा यहां से यदि हम काउंटिंग कर ले इसकी, यहां से इसकी काउंटिंग कर ले, समझिएगा अगर मैं इसकी यहां से काउंटिंग कर ले, जैसे लिख लीजिए, जैसे जैसे लिखिएगा, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 अनंत तक कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा इसको यहां से भी लिख सकते हैं कि जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी परिभाषा, इसको कहते हैं होल नंबर। इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर है, ध्यान रखिएगा, पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर है। ठीक, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? लिखेंगे यहाँ पे 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, कैसे? इसका भी, इस पे भी बहुत सारा सवाल बनता है। जैसे आप पढ़ेंगे इसमें औसत में पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इस पे कैसे कैसे सवालें बनती हैं। ठीक है, अगर पूछ देगा कि 1 से 10 तक, सॉरी, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, ऐसे पूछ देगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप नहीं लगा पाएंगे। आप क्या जानते हैं कि प्रथम 1 और 10 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो 5.5 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका मान क्या होगा आपका? 4.5 होगा। अब 4.5 कैसे होगा, ये हम लोग औसत में पढ़ेंगे, एवरेज में पढ़ेंगे, और हर एक टॉपिक को हम लोग स्मूथली हर एक तरीके से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझिएगा, ये होल नंबर। जैसे आप कह सकते हैं क्या कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, जीरो को खोज कौन किया था? जीरो को खोज कौन किया था? आपके भारत के ही रहने वाले थे वो, कौन? आर्यभट्ट। आलिया भट्ट नहीं, आर्यभट्ट। ठीक है, समझिएगा। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, समझिएगा, हमने पढ़ लिया इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर मैंने पढ़ लिया। अब आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। हम लोग पढ़ लेते हैं, इसी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, इंटीजर को ही 2 भाग में बांट देते हैं, फिर से पुनः बांट सकते हैं, इसी के सारे पार्ट हैं सब। इंटीजर को 2 भागों में फिर पुनः हम बांटते हैं। एक आपका सम संख्या, जिसको हम लोग देते हैं इवन नाम देते हैं, इवन नंबर। एक आपका विषम संख्या, जिसको नाम देते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है, इवन नंबर और ऑड नंबर, ये है आपका। तो विषम, पहले हम लोग सम जान लेते हैं क्या, कि जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है उसे इवन नंबर कहते हैं, और जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती है उसे ऑड नंबर कहते हैं। इतना क्लियर है? आप लोग नोट तो कर ही लेंगे आप लोग। जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाती है उसे इवन नंबर अर्थात सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा विभाज्य नहीं होती है उसे ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सम संख्या की परिभाषा अलग भी दे सकते हैं, कि जिस संख्या के इकाई अंक क्या आ जाए, बताइएगा, इकाई अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 1 नहीं, 0 2 4 6 8, ये भी परिभाषा के अंतर्गत लिख सकते हैं अपने
पहचानने के लिए आपको बार बार थोड़ी भाग देना पड़ेगा। पहचानेंगे कैसे आप? तो आपके ये पहचान के लिए है कि जिस संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो क्या होगा? सम संख्या होगा। उसी तरह विषम है, विषम तो 2 से विभाज्य नहीं होगा, ये तो आपने परिभाषा बताया ही बताया। लेकिन एक उसके साथ एक और परिभाषा है क्या, कि जिसके इकाई के अंक, जिस संख्या की इकाई का अंक क्या आ जाए? 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए। इकाई के अंक ये सब होंगे तो वे सब क्या होंगे? आपके विषम संख्या होंगी। वे सब क्या होंगी? आपकी विषम संख्या होंगी। ठीक है, उसको किसके अंतर्गत रखेंगे हम लोग? विषम संख्या के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे।